नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय जय श्री राम। बाबा जी, भारतीय जनता पार्टी के बारे में 2014 से लगातार एक बात कही जाती है। वो लोग खुद कहते हैं डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार मतलब सेंटर में भी हमारी बनाओ, स्टेट में भी हमारी बनाओ। ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आप डबल इंजन की किसी सरकार का इंतजार नहीं कर सकते या इंतजार करना भी नहीं चाहिए। यहाँ पर एक चीज देखने में आ रही है कि एक मौसम चल पड़ा है और देश में इसका बड़ा बेसब्री से इंतजार भी था कि जो भी अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या वो घुसपैठ करके, और केवल कुछ राज्यों में नहीं, अब तो उनकी प्रेजेंस जो है पूरे भारत में कहीं भी है, उनको डिपोर्ट करने का एक सिलसिला अब शुरू हुआ है। असम ने इसमें तेजी दिखाई, उत्तर प्रदेश से तेजी दिख रही है, दिल्ली से तेजी दिख रही है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से एक लाइन का स्टैंड लिया कि साहब एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंसीडर्ड एज ए एक्ट ऑफ वार, यानी किसी भी तरह का आतंकवाद वो देश के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। तो पहले तो क्या ये केवल सीमा के बाहर या देश के अंदर भी अगर कोई एक्ट ऑफ टेररिज्म होगा तो वो युद्ध की स्थिति मानी जाएगी, इस तहत कार्रवाई होगी। और ये डिपोर्ट करना केवल भाजपा शासित प्रदेशों के भरोसे कब तक बैठा जाएगा? क्या कोई अब एक राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कानून नहीं आना चाहिए अलग से? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट मैटर है। तो यहां आप देखिए, तो जहां विपक्ष की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, आप पंजाब का ही ले लीजिए। चलिए यूपी और पंजाब को ही कंपेयर कर लेते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पंजाब में नहीं हो रही हैं और जिनको होना चाहिए। कैसे देखते हैं इसको आप? आपने कहा डबल इंजन की सरकार। देखिए, अगर इस एनालॉजी को लिया जाए तो हर राज्य में इंजन तो दो होता है। रेलवे जब दो इंजन की गाड़ी चलाती है तो आगे पीछे दो इंजन लगे होते हैं, एक के पीछे एक। ड्राइवर सिर्फ आगे वाले में बैठा होता है, पीछे वाला जो है पूरा सिस्टम जो है आगे वाले इंजन से सिंक्रोनाइज्ड होता है। अगर आगे वाला इंजन स्पीड बढ़ा रहा है तो इसकी अपने आप बढ़ती है। अगर वो ब्रेक लगाता है तो इसकी भी अपने आप ऑटोमेटिक ब्रेक लगती है। जो आगे वाला करता है एग्जैक्टली वही पीछे वाला करता है, तभी इंजन डबल कामयाब होता है। अब दोनों में आप अलग अलग ड्राइवर का सेट बैठा दीजिए, अगला वाला चाँप रहा है, दूसरे वाला अगला वाला 120 पे खेद रहा है, पीछे वाला 80 पे चला रहा है, क्या गाड़ी चलेगी? बल्कि पलट जाएगी। अगर इस एनालॉजी को हम अपने देश के प्रशासन में, राजनीति में, डेमोक्रेसी में उतारें तो सर, डबल इंजन की सरकार जहां जहां सिंक्रोनाइज्ड है भाजपा शासित प्रदेशों में, वहां कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जहां पर दूसरा इंजन जो है वो आगे वाले से सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, एक तीर घाट जा रहा है, एक मीर घाट जा रहा है, तो कैसे आप देश की गाड़ी को चला लेंगे? ममता बनर्जी का एग्जाम्पल आपके सामने है। केंद्र की कोई भी योजना अपने प्रदेश में लागू नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि केंद्र की सारी योजनाएं, एक तो जनता की जो रियल प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने वाली थी। आपने कल, हम लोग जब जयपुर डायलॉग पे बतिया रहे थे तो आपने कहा कि लोहिया जी ने कहा था कि इंदु खाली एक काम कर दो, माताओं बहनों के लिए टॉयलेट बनवा दो। सर, माताओं बहनों के लिए टॉयलेट होना कितनी बड़ी समस्या है, इसको मैं और आप समझ ही नहीं सकते, क्योंकि हमने वो कष्ट भोगा नहीं है। अरे भाई एक मिनट, माताओं बहनों के साथ मैं तो गांव में रहा हूं सर, बचपन मैंने काफी लंबा समय गांव में बिताया है। हम लोग जब एकदम छोटे थे तो हमारे घर की जो माताएं बहनें थीं, उनके लिए एक एक ये प्रोटोकॉल था कि सुबह खूब अंधेरे में ही सो के उठ जाना है और बाहर खेतों में निपट आना है। अगर बाई चांस अगर किरण फूट गई, मतलब उजाला हो गया, हल्का सा भी अगर उजाला हो गया,
तो हमारे बड़का बाबू असगरियाते थे औरतों को, असगरियाते थे, मैं आपको बता नहीं सकता। क्या क्या फुहर फुहर बात बोलते थे कि इन्होंने तो उठ ना जला, अभी जब कपार पे सूर चढ़ गया है तो अब ये सब चली हैं, मतलब उनको शर्म आती थी। उन्होंने पुरुष समाज ने कभी सोचा कि वो रात को औरत कितने बजे सोई है, सोई भी है रात भर कि नहीं सोई है, परंतु उसको 4 बजे उठ के अपने नित्य कर्म से निवृत्त होना ही है 4 बजे। अरे भैया, मनुष्य का शरीर है, कई बार 4 बजे अगर आपका पेट साफ ना हुआ तो दिन में तो जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। और भगवान न करे आपकी तबीयत खराब हो जाए, आपको लूज मोशन डायरिया हो जाए तो। सर, इस कष्ट को मैं और आप नहीं समझ सकते जो औरतों ने झेला है, जो हमारी माताओं बहनों ने, हमारी दादी ने, हमारी बड़की माई ने, हमारी माँ ने जो गांव में झेला है, इसको मैं और आप नहीं समझ सकते, जबकि हम गांव में रहते थे। राहुल गांधी क्या समझेंगे? पर मोदी ने समझा और उन्होंने कहा कि दुनिया का अच्छा सर, मैं अपनी पर्सनल एक अनुभव बताता हूं आपको। मैं आजकल जब भी कहीं ट्रैवल करता हूं ना, मुझे खाली जब ये पता लग जाए ना कि इंडियन सीट है, वेस्टर्न नहीं है, तो मुझे ना असहज हो जाता हूं मैं। या कहीं पर प्रॉपर टॉयलेट ना हो तो मैं फिर वहां रुकना नहीं चाहता, मैं जल्दी से अपने वापस अपने स्थान पे आना चाहता हूं। कि हालांकि एक बार बताइए ना, नित्य कर्म ज्यादा से ज्यादा दिन में 1 या 2 बार, पर उतनी सी भी चीज मुझे जो है वो परेशान करती है। जिन औरतों को जीवन में कभी ये सुविधा उपलब्ध नहीं हुई, उन्होंने अपना जीवन कैसे काटा। और सर, वो दिन हम भूल गए जब माताएं जो हैं सड़क किनारे बैठी होती थी, और बाई चांस हम लोग जब गाड़ियों में निकलते थे तो दूर से जब गाड़ी आती दिखती तो खड़ी हो जाती। सर, इस कष्ट को शायद इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने नहीं समझा, मोदी ने समझा ना। मैंने अभी पीछे एक उसमें कहा कि मेरा जो गांव में अनुभव हुआ है, और जब गरीब गुरबा के साथ मुझे, तो मैंने कहा जो फ्रीबीज आप बांटते हैं, मैंने कहा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज औरतों को फ्री में दी जानी चाहिए वो प्रेशर कुकर। एक अच्छी क्वालिटी का 5 से 7 लीटर का प्रेशर कुकर हर मां बहन को गिफ्ट करे सरकार। अगर आपने उसके ईंधन की व्यवस्था कर दी और प्रेशर कुकर दे दिया, सर, उसके जीवन की 90% समस्याएं हल हो जाती हैं गांव की औरत की। बिल्कुल। तो सर, डबल इंजन की सरकार का मतलब है दोनों सरकारें जो हमारे नागरिक हैं उनकी मूलभूत आवश्यकताओं और मूलभूत समस्याओं को एड्रेस करे, वो होती है सरकार। अब वापस, बड़ा मैं थोड़ा सा लंबा डिस्कशन हो गया, मैं नहीं, वापस आ जाता विषयांतर हूं। नहीं, विषयांतर बिल्कुल नहीं हुआ। और एक चीज और, आपने ये शर्म माताओं बहनों के लिए तो थी ही जब वो बाहर जाती थी। आप सोचिए, उनके साथ छेड़खानी, उनके साथ यौन शोषण के तमाम अपराध उन्हीं दौरान हुआ करते थे गांव घरों में। ये भी एक बात है सर। तो ये केवल ऐसा नहीं है कि शर्म के साथ ही जुड़ा हुआ है। और आपने प्रेशर कुकर और ईंधन की बात की, लोहिया जी ने उसी के साथ जब टॉयलेट की बात की थी, हाँ, तो उसी के साथ धुआं उन्होंने रहित ये भी चूल्हा। कहा था कि धुआं रहित चूल्हा कोई दे दो हमारे। उन्होंने कहा था, क्योंकि हिंदू कहते थे लोहिया को, लोहिया जी इंदिरा को। ये बात बिल्कुल सही है सर। जी। अब वापस आ जाते हैं सर, रोहिंग्या बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने वाली बात है। ये एक सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं। आज तक ये सिर्फ फाइनेंशियल बर्डन थे। ये समझिए इस अंतर को। पिछले 30, 40, 50 सालों से बांग्लादेशी रोहिंग्या हमारे देश पर एक फाइनेंशियल बर्डन थे, झुग्गी झोपड़ी बना के रहते थे, वो सारा था। आज ये सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं। क्यों? अभी उसका मैं बता रहा हूं, लेटेस्ट जो ये यूक्रेन ने रूस पे हमला किया है और जो जो तरीका इस्तेमाल किया है सर, वो बहुत खतरनाक है। उस तरीके में आपको बहुत बड़ा नुकसान करने के लिए शत्रु देश का, आपको 25 करोड़ की मिसाइल और 150 करोड़ का राफेल की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा घर में असेंबल किया हुआ ड्रोन, अगर शत्रु कोई चाहेगा तो
किसी भी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन के बगल में किसी तरह स्मगल करके एक ड्रोन अगर पहुंचा देगा और उसको लोड करके, तो सर नाउ दे आर अ सिक्योरिटी थ्रेट। अचानक आपने देखा कि परिदृश्य ही बदल गया युद्ध का। ऐसे में सर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों या किसी भी व्यक्ति को, ये सरकारों को एड्रेस करना पड़ेगा। नहीं तो विपक्ष तो एक बात कहेगा, कैसे हो गया हमला, कैसे पहुंच गया ड्रोन, कैसे आ गया आरडीएक्स। अरे जिस देश में 25 करोड़ पाकिस्तान समर्थक, पाकिस्तान मतलब जिनके दिल में पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान बोलने वाले 25 करोड़ रहते हैं, कैसे नहीं पहुंच जाएगा आरडीएक्स जब चारों तरफ से पोरस बॉर्डर है? क्यों नहीं पहुंच जाएगा? 5 किलो आरडीएक्स स्मगल करना कितनी बड़ी चैलेंज है। आज ये लोग पहले तो उनके पक्ष में खड़े हो जाएंगे, उनको डिपोर्ट नहीं करने देंगे, और कल यही लोग पूछेंगे कैसे पहुंच गया, तुम्हारी वजह से पहुंच गया। मैं बताऊं आपको, पुलवामा में जो अटैक हुआ था, पूरे 1 साल तक सिविल सोसाइटी ने और इन्हीं सब ने अभियान चलाया, हे ये तुम्हारी चेकिंग बहुत परेशान करती है, तुम कन्वॉय जब तुम्हारी चलती है तो तुम सड़कें रोक देते हो, जगह जगह बैरिकेड लगा के चेकिंग करते हो, आम जनता परेशान होती है। आम मतलब इतना बवाल मचा सर, सरकार दबाव में आ गई और सरकार ने बैरिकेडिंग और अच्छा कि अगर तुम लोग इतने बड़े वीआईपी हो कि अगर फौज चल रही है तो साथ में सिविलियन नहीं चल सकता। सर इन्होंने कहा कि ठीक है भैया, उसी रोड पे सिविलियन चल रहा है, उसी रोड पे कन्वॉय चल रही है, बैरिकेडिंग बंद कर दी, चेकिंग बंद कर दी, पुलवामा अटैक हो गया। बोला कैसे हो गया अटैक? अरे तुम लोगों ने जो सुरक्षा व्यवस्थाएं थी, सुरक्षा प्रोटोकॉल से पहले उनको हटाया और तुमने वो स्पेस दी कि अटैक हो सके, फिर पूछते हो कैसे हो गया अटैक? तो सर आज जो माहौल है, आपने कहा कि रोहिंग्या बांग्लादेशी भगाए जा रहे हैं, सिर्फ भाजपा शासित प्रदेश। भगवंत मान के मैं पंजाब में रहता हूं, मैंने तो एक भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या को डिपोर्ट होते या पकड़ धकड़ होते नहीं देखा। सर मैंने तो एक भी नहीं सुना कि वेस्ट बंगाल में कोई डिपोर्ट हो रहा हो या पकड़ा जा रहा हो। बल्कि इनका बस चले तो ये तो योगी जी से कहने के हेमंत यार तुम उधर भगाओ मत, हमारे यहां भेज दो। ये तो कहेंगे कि क्यों डिपोर्ट कर रहे हो, हम चलो तुमको नहीं चाहिए ना, हमारे यहाँ भेज दो, हमारे यहाँ सस्ती लेबर भी आ जाएगी और हम तो वोटर लिस्ट में नाम के हमारा वोटर बन जाएगा। नेहरू ने 4.5 करोड़ जो रख लिए थे, किस लिए? 4.5 करोड़ एक मुश्त वोट था सर नेहरू का, बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। रख लिए ना। अगर नेहरू को पता होता कि इनमें से एक को हमको वोट नहीं देगा, हमारा जानी दुश्मन बनकर रहेगा, नेहरू एक को भी नहीं रखते सर 47 में। असम में कांग्रेस सर असम में कांग्रेस की सरकारों ने इतना घुसाया वोट बैंक के चलते, ममता बनर्जी यही काम आज भी और कर क्या। रही हैं वेस्ट बंगाल में। जाना तो छोड़ दीजिए, हाँ वो तो अभी भी खोलने का रास्ता। और पंजाब का आपने जिक्र किया, तो एक बात दर्शकों को बता दूं, ये फैक्चुअल बात है, लोग बहुत आश्चर्य करेंगे। वक्फ की जमीनों का बड़ा मामला निकल के आया, वक्फ नया एक्ट भी आ गया। दर्शकों, बाबा जी, 5वें नंबर पर पंजाब आता है जहां पर वक्फ की सबसे ज्यादा लैंड है पूरे देश में। अब आप सोचिए, और एक तरफ वक्फ का 5वें नंबर की प्रॉपर्टी पंजाब रखता है और दूसरी तरफ रोहिंग्या और बांग्लादेशी से का स्वागत। तो यही कई लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार आखिर कब तक वेट करेंगे। आप देखिए, मोदी जी के समर्थक ही वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी के बारे में क्या कहते हैं। चुनते हैं वहां ममता बनर्जी को, वहां का वोटर, लेकिन कहते हैं मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं। सवाल ये होता है कि आखिर संघीय ढांचे में हमको सेंटर और स्टेट तो रखना ही है, क्या कोई और रास्ता निकल सकता है? कम से कम नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट जो है इस तरह के, बंगाल में ही सेंसिटिव इलाके में 1 दर्जन ड्रोन उड़े। पंजाब हमारा बॉर्डर स्टेट है, जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर नहीं मानना है इनको। ऐसे में आखिर ऑपरेशन सिंदूर आप केवल बाहर के लिए ही चलाएंगे या देश के अंदर भी अब जरूरत है कि ये लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर का मामला है भैया? सर ऑपरेशन सिंदूर चलाने के लिए
वो कल भी हमने इस बात पे चर्चा की थी कि वो पुराने जमाने से जब आधा मोर्चा हुआ करता था देश में, अब 1.5 मोर्चा है सर। बल्कि अब तो मैं ये कहूंगा कि मोदी ने पाकिस्तान की थ्रेट को, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर ब्लफ था उसको, पाकिस्तान की एयरफोर्स का जो हौवा था उसको, चाइनीज डिफेंस सिस्टम, चाइनीज आर्मामेंट्स, चाइनीज JF-17 और क्या क्या था, उसको सारा वो ब्लफ खत्म कर दिया है। बल्कि अमेरिका भी जोड़ पाकिस्तान लीजिए, अब आधा रह गया है सर। अमेरिका भी जोड़ लीजिए बाबा जी, बिल्कुल सही कहा। हाँ हाँ, वो सब आधा हो गया है। हमारे देश के अंदर जो एक पाकिस्तान बसा हुआ है वो 1.5 है। और सर उस पाकिस्तान को JNU जैसे तत्व आधा वो जो हमारा लिब्रांडो समाज है वो, और एक आपका मिनी पाकिस्तान। और मिनी क्यों कहते हैं सर, बराबर का है। ज्यादा है सर। मुझे एक बात बताइए, कल से उद्धव ठाकरे का वो बयान फिर से चल रहा है। मुझे ये पता नहीं कि उन्होंने ताजा दिया है या पिछले साल वाला ही रिसाइकल हुआ है। वो कह रहे हैं कि अगर आप अपनी सोसाइटी में किसी को ईद पे बकरा काटने नहीं देंगे तो आपको दीपावली मनाने का हक नहीं। ये बात बाला साहब ठाकरे की औलाद, जब आप कभी वो वहां पे महाराष्ट्र में मुंबई नागपुर एक एक्सप्रेस वे बना है, हम लोग जा रहे थे तो हम लोग उसके नीचे से निकले, उस पे नहीं चले थे, तो वहां पे एक बहुत विशाल बोर्ड लगा था, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे मार्ग है उसका नाम एक्सप्रेसवे का। और हिंदू हृदय सम्राट सर इतना बड़ा बड़ा लिखा था कि 1 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। उस हिंदू हृदय सम्राट का बेटा कह रहा है कि अगर अपने सोसाइटी में, अपने मोहल्ले में अगर बकरा नहीं काटने दोगे तो तुमको दिवाली मनाने का हक नहीं है। कौन सी बिल्डिंग का नाम क्या है, मातोश्री में बकरा कटवाए हैं कि नहीं? तो सर एक बात बताइए ना, मुस्लिम वोट बैंक की अपीजमेंट, अच्छा जबकि वो उधार का वोट बैंक है, उनको एक को वोट अगर नहीं मिलना है, अगर उनका कांग्रेस से पैक्ट ना हो, पैक्ट असल में वो वोट बैंक असल में वो कांग्रेस का है, कांग्रेस। तो सर आप बताइए ना कि बाला साहब ठाकरे की औलाद कांग्रेस से आगे निकल गई मुस्लिम तुष्टीकरण में, तो ये लोग रोहिंग्या बांग्लादेश की रिपोर्ट करेंगे आपको लगता है? सर इसको एड्रेस करने की जरूरत है, और इसको मुझे आपको समझने की जरूरत है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो इनको किसी भी कीमत पे अपने देश में बचा के रखना चाहते हैं। ये बात जब तक मैं आप हिंदू वोटर इसको नहीं रियलाइज करेगा, और वो ईवीएम का बटन दबाते समय इनका, अच्छा आखिर इनका अपीजमेंट क्यों होता है? क्योंकि ये झुंड में एक मुश्त वोट देते हैं, इनका यही ना एक गुण है। और दूसरी बात, इनके में 72 फिरके और 1000, 2000, 5000 जातियां उपजातियां हैं, इसके बावजूद इनकी जाति एक गिनी जाती है। मैं तो कहता हूं कि आई वेलकम दिस कास्ट सेंसस, पर मुसलमानों की जातियां, उपजातियां, गोत्र गात्र हर चीज काउंट करो और बताओ कि कौन किस जाति के कितने मुसलमान हैं। वो 17%, 16%, 13% एक साथ नहीं, हमको वो गिनती नहीं चाहिए। ठीक बात। एक एक जाति चाहिए, और उसी तरह सिखों की भी एक एक जाति चाहिए। देश में कितने सिख रहते हैं हमें ये वो नहीं चाहिए, किस जाति के कितने हैं। ये गिनती जिस दिन निकल के आ गई ना बाबा जी, हाँ। तो इस हकीकत से भी पूरा देश जो है रूबरू हो जाएगा कि 40 से 42-45% दलित आबादी पंजाब में रहती है, और जिसको जो है केवल जट सिख की पहचान दी गई है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अगर आपने NSA जैसा प्रोविजन कर रखे हैं, ऑपरेशन सिंदूर में आप कहते हैं कि कोई टेरर एक्टिविटी जो है वो भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा, तो वो चाहे भारत की जमीन से बाहर से हो रहा हो या भारत की जमीन पर हो रहा हो, आपको इसको बड़े साफ तौर से इसको परिभाषित करना होगा
आपको कानून लाना है, कानून लाइए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप राज्यों को खत्म कर दीजिए, लेकिन भैया कृपया हाथ जोड़ के सेंट्रल गवर्नमेंट से ये विनती है, समाज से तो है ही है कि ईवीएम को समझिए, डबल इंजन के सरकारों का महत्व तो समझिए, साफ-साफ फ़र्क देख लीजिए कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वही दिल्ली है, वहाँ से बांग्लादेशी और रोहिंग्या वो हटाने जाने की शुरुआत हो चुकी है। असम देख लीजिए आप, असम में ताल ठोक के और लोग कहते हैं कि हमारी कोर्टें उनको रोक देंगी। असम में हेमंता सरकार ने न सिर्फ उनको हटाया, निकाला, बाहर निकाल रहे हैं, लगातार निकाल रहे हैं, बल्कि कोर्ट ने भी उनके मामले की जब पैरवी उन्होंने की, तो कोर्ट से भी पॉजिटिव डिसीजन आया। इसलिए निश्चित तौर पर इस बारे में अब बहुत ज्यादा सोचना होगा। आपने बिल्कुल सही कहा, ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को आधा कर दिया। वो जो 2.5 मोर्चा रावत साहब कहते थे, उसमें से बाहर के 2 मोर्चे अब बमुश्किल 1 रह गए हैं। चीन को भी उसकी औकात दिखा दी गई है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में हमने अमेरिका सहित बाकी लोगों को भी उनकी बिसात दिखा दी है। लेकिन अब बाबा जी हमारी समस्या ये जो आधा मोर्चा, 1.5 मोर्चा, 2 मोर्चा बल्कि कहिए 2.5 मोर्चा तक यहीं तैयार हो गया है। हमें अगर इसको नहीं समझाना आया, इनको समझना नहीं आया, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है आगे आने वाला समय। बाबा जी, आपने एक बेहद गंभीर विषय, इस पर बहुत कम लोग बात कर रहे हैं और ये बातचीत हम लोगों की कल जब हम लोग जयपुर डायलॉग्स पे दोनों लोग बात कर रहे थे तो वहां से निकल के आया और हमें लगा दर्शकों कि ये एंगल आपके सामने भी रखना बेहद जरूरी है। हर चीज के लिए सरकार नहीं, हमारी ईवीएम भी, और सरकार आपको भी ये सोचना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा ऑपरेशन, मैं तो कहता हूं, वो देश के भीतर चलाने की आवश्यकता है। रास्ता क्या होगा, क्या तरीका होगा, ये सरकार जाने, लेकिन हम ये आवाज लगातार उठाते रहेंगे। बाबा जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ मुझे और बाबा जी दोनों को आज्ञा दीजिए। और हाँ, आपको पता है यूट्यूब ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए हमें 7 दिनों के लिए बैन कर दिया था। इसलिए अब मैं अपने वीडियो में ये कहने शुरू कर चुका हूं, संकोची हूं कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। लाइक से वीडियो ज्यादा पहुंचता है क्योंकि यूट्यूब रीच मार देता है। इसलिए इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही रखा है और अपने इष्ट मित्रों से सब्सक्राइब करवाइए। बाबा जी एक बार फिर धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और बाबा जी दोनों को आगे दीजिए। नमस्कार।